गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 323 है। टेस्ट सीरीज यूपीपीएससी पीसीएस के लिए चल रही है। प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 323 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो साइंस के प्रश्नों पर फोकस करेंगे। 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला प्रश्न, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल निम्नलिखित में से कितना होता है? 2 से 4 दिन, 20 से 120 दिन, 10 से 15 दिन, या इनमें से कोई नहीं। श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC, एक WBC है, ये एक होती है RBC। तो RBC का ही पूछ लेता है। RBC का होता है 120 दिन, 100 से 120 दिन या 20 से 120 दिन। और WBC का जीवन काल केवल 2 से 4 दिन का होता है। ए है इसका आंसर। इंग्लिश में वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। देखिए, श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC का जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य काम क्या है? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। यह आकार एवं संरचना में अमीबा के समान होती हैं। इसमें केंद्रक उपस्थित रहता है। इसके विपरीत जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका जीवन काल 120 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कॉकरोच यानी तिलचट्टा के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जैसे कि मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 4 चैम्बर्ड होता है। इसका हृदय कितने चैम्बर होते हैं? इसके हृदय में कितने कक्ष होते हैं? देखिए, तिलचट्टा पे पिछले 6 साल में 2 बार प्रश्न किया यूपीपीसीएस ने। एक तो प्रश्न था निम्नलिखित में से 3-4 जानवर थे, वहां पर किस में रक्त नहीं होता? तो तिलचट्टा में रक्त नहीं होता है। उसको मारोगे काटोगे तो उसमें ब्लड नहीं होता है। ठीक है, येलो कलर जैसा एक लिक्विड निकलता है। और इसमें जो हृदय होता है वो 13 कक्षीय हृदय होता है। कॉकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। रक्त इसमें होता नहीं है और आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है ये। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 कथन है यहाँ पर। चींटी को एक सामाजिक जंतु कहा जाता है। इसमें श्रम विभाजन प्रदर्शित होता है। दीमक भी एक सामाजिक कीट है जो कॉलोनी में रहती है। बिल्कुल ये ठीक है, दोनों के दोनों कथन। सी है इसका आंसर। देखिए, चींटी एक सामाजिक जंतु है जो श्रम विभाजन करती है और दीमक एक सामाजिक कीट है जो कॉलोनी में रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। इसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आपको बताना है कि किस वर्ष उनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था ब्लड ग्रुप या रक्त समूह की खोज के लिए। 1930 में। बी है इसका आंसर। इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट PDF परचेज कर सकते हैं, नंबर इस पर व्हाट्सएप करके। देखिए, रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में की थी, सन 1900 में। और इसके लिए उन्हें 30 साल के बाद या 30वें साल में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस खोज ने रक्त आधान की आधुनिक चिकित्सा पद्धति की नींव रखी। कार्ल लैंडस्टीनर ने स्वयं इसे एक आकस्मिक खोज माना। एंटीजन या ग्लाइकोप्रोटीन की उपस्थिति के आधार पर जो ब्लड ग्रुप होते हैं, जो रक्त समूह होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने? 4, या उनको 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं रक्त समूह? ए ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए होता है, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी होता है, ब्लड ग्रुप AB में एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं, और ब्लड ग्रुप O में कोई भी एंटीजन नहीं होता, इसमें एंटीबॉडी होती है। तो इसमें याद रखिएगा कौन सा एंटीजन किस में है। ये जो O है इसको सर्वदाता कहते हैं, और ये जो AB है उसको सर्वग्राही कहते हैं। इन पे कई कई बार अलग से प्रश्न बने, कौन सा सर्वदाता है, कौन सा सर्वग्राही है। और थोड़ा और डीप जाकर पूछ लेगा तो उसमें भी O नेगेटिव सर्वदाता है, O+ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, एमाइलेज स्टार्च या मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। जो लाइपेज है वो इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। ये करेक्ट है, दोनों के दोनों। सी है इसका आंसर। देखिए, एमाइलेज जो है वो स्टार्च यानी मंड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है, और जो लाइपेज है वो इमल्सिफाइड वसा को ग्लिसरीन और फैटी एसिड यानी वसीय अम्ल में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हेपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर, अग्नाशय यानी पेनक्रियाज, प्लीहा यानी स्प्लीन, यकृत यानी लिवर। देखिए, लिवर के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर।
तो हेपेरिन नामक प्रोटीन का जो उत्पादन है वो यकृत यानी लिवर के द्वारा ही होता है, जो शरीर के भीतर रक्त को जमने से रोकता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला कथन है, यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन को संचित करके रखता है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु की जांच में लिवर यानी यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। ये ठीक है, दोनों के दोनों सी होगा इसका भी आंसर। देखिए, यकृत में लोहे और तांबे के साथ विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन बी12 जमा होते हैं। यकृत विटामिन डी को अपने सक्रिय रूप में परिवर्तित करने में भी मदद करता है। भोजन में जहर देकर मारे गए किसी व्यक्ति की मृत्यु की जांच में जो लिवर है यानी यकृत है एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किसने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था? मेंडल ने, लैमार्क ने, डार्विन ने या कार्ल लैंडस्टीनर ने? ये तो ब्लड ग्रुप से संबंधित हो गए। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन। फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं मेंडल। देखिए, चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में जैव विकास की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन फंजाई जगत के कुछ उदाहरण हैं? फंगस कौन कौन है इसमें? कवक कौन कौन सा है? पेनिसिलियम, मशरूम, एस्परजिलस, यीस्ट। पेनिसिलियम तो है फंजाई जगत का एग्जाम्पल, एस्परजिलस भी है, मशरूम भी है, यीस्ट भी है, सारे के सारे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4। देखिए, फंजाई में काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी हुई कोशिका भित्ति पाई जाती है। यीस्ट, मशरूम, एस्परजिलस, पेनिसिलियम और एगेरिकस ये फंजाई जगत के कुछ एग्जाम्पल हैं। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर पेनिसिलियम। पेनिसिलियम एक साधारण फफूंद है। यह एक प्रकार का कवक श्रेणी का मृतजीवी वनस्पति है। इसे नीली या हरी फफूंद कहा जाता है। यह सड़ी गली सब्जियों, कटे हुए फलों, रोटी, सड़े हुए मांस, चमड़े आदि पर उगता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। पौधों को कितने भागों में बांटा गया है? पौधों को बांटा गया है 5 भागों में। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। पौधों को 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वर्ग? शैवाल, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। पौधे हो गए। तो जंतुओं पर आ जाइए। जंतुओं को निम्न संघ यानी फाइलम में बांटा गया है। कौन कौन से वो फाइलम? पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, निमेटोडा, एनेलिडा। ऑर्थोपोडा मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, प्रोटोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। सबसे बड़ा है इसमें ऑर्थोपोडा। ये सब आपने पढ़ा होगा 11th 12th में, अगर आपके पास बायोलॉजी होगी तो। नहीं है तो आप पढ़ लीजिए, आसानी है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। सूची 1 में है फाइलम यानी संघ और सूची 2 में है उसके एग्जाम्पल, वो जंतु किस संघ के हैं। स्पंज किसका? हाइड्रा किसका? गोलकृमि यानी राउंड वॉर्म किसका? फीताकृमि यानी टेप वॉर्म किसका? स्पंज है पोरीफेरा का। हाइड्रा, हाइड्रा है सीलेंट्रेटा का। प्लेटीहेल्मिन्थीज हो गया फीताकृमि से। नेमेटोडा हो गया गोलकृमि से। तो बी हो गया इसका आंसर। 4 3 1 2। देखिए, स्पंज जो है वो पोरीफेरा फाइलम का जीव है। हाइड्रा जो है वो सीलेंट्रेटा का जीव है। फीताकृमि प्लेटीहेल्मिन्थेज और गोलकृमि है निमेटोडा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ या फाइलम कौन सा है? तो ऊपर बताया था अभी आर्थ्रोपोडा। उसके बाद पूछ ले तो मोलस्का। देखिए, आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है। इनका जो शरीर होता है वो खंडयुक्त होता है और इन जंतुओं में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अतः रुधिर वाहिकाओं में नहीं बहता। इनकी देह गुहा रक्त से भरी होती है। इनमें जुड़े हुए पैर पाए जाते हैं। एग्जाम्पल है आर्थ्रोपोडा के झींगा, तितली, मक्खी, बिच्छू, मकड़ी, केकड़े, काकरोच या तिलचट्टा। एक ही बात है। शतपाद यानी कनखजूरा इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले कुछ जंतु हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। जब कोई जंतु प्रकाश के स्रोत की ओर गति करता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्रकाशानुवर्तन, दीप्ति कालिता या प्रकाशानुचलन यानी फोटोटैक्सिस या ये सभी?
जब कोई जंतु प्रकाश के स्रोत की ओर गति करता है तो उसे कहा जाता है प्रकाशानुचलन। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, प्रकाशानुचलन कुछ जीवों द्वारा प्रदर्शित एक व्यवहारिक अनुक्रिया है जहां वे प्रकाश के स्रोत की ओर या उससे दूर गति करते हैं। यह शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है, फोटो जिसका अर्थ है प्रकाश और टैक्सिस जिसका अर्थ है व्यवस्था या क्रम। तो प्रकाशानुक्रम। क्वेश्चन नंबर 14 पर आइए। जल संवहन तंत्र किस संघ के जंतुओं में पाया जाता है? इकाइनोडर्मेटा में। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। देखिए, इकाइनोडर्म एक समूह जिसमें समुद्री तारा मछली यानी सी स्टार, तारामीन और समुद्री करकटी, समुद्री अर्चिन और सेंड डॉलर और भंगुर तारा मछली शामिल हैं। इसमें एक अद्वितीय संरचनात्मक विशेषता होती है जिसे जल संवहन तंत्र के रूप में जाना जाता है। तो इकाइनोडर्मेटा फाइलम का नाम याद रखिएगा, इकाइनोडर्मेटा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, कई बार एक प्रश्न आया होगा, अम्ल वर्षा सूचक के रूप में कौन सा पौधा है या वायु प्रदूषक सूचक के रूप में कौन सा पौधा है। यानी उस जगह अगर पोल्यूशन है तो वो नहीं उगेगा, वो है लाइकेन के प्लांट। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो लाइकेन वायु प्रदूषण के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं, विशेष रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषकों के प्रति। वे सीधे वायुमंडल से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं जो उन्हें प्रदूषित वातावरण में बहुत कमजोर बनाता है। नतीजन उन्हें अक्सर वायु गुणवत्ता के जैव संकेतक के रूप में उपयोग किया जाता है और वे प्रदूषित क्षेत्रों में अच्छी तरह से नहीं बढ़ते हैं। तो लाइकेन इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पर। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन कितना है? 40%, 50%, 70% या 20%? कितना होगा? 70%? नहीं, 50%? उससे भी कम है, 20%। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। देखिए, अमेजन वर्षा वन दुनिया का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है जिसे अक्सर पृथ्वी के फेफड़े के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन उत्पन्न करने की विशाल क्षमता है। यह कई दक्षिण अमेरिकी देशों में फैला हुआ है जिसमें अधिकांश भाग है ब्राज़ील में, और यह एक महत्वपूर्ण वैश्विक पारिस्थितिक संसाधन है। यह वर्षा वन कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की भारी मात्रा को अवशोषित करके पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो जलवायु परिवर्तन को कम करने में मदद करता है। यह प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से दुनिया के 20% ऑक्सीजन का भी उत्सर्जन करता है। यही कारण है कि इसे अक्सर पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। प्लाज्मोडियम की कौन सी प्रजाति घातक मलेरिया का कारण बनती है? विवैक्स, फाल्सीपैरम, ओवेल, मेलेरियल। प्लाज्मोडियम की जो प्रजाति घातक मलेरिया का कारण बनती है उसका नाम है प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया का कारण बनती है वो है प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम। प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम मलेरिया के सबसे गंभीर रूप के लिए जिम्मेदार है जिसे घातक मलेरिया फाल्सीपैरम मलेरिया के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के मलेरिया से गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं जिसमें सेरेब्रल मलेरिया भी शामिल है, और मलेरिया पैदा करने वाली प्रजातियों में इसकी मृत्यु दर सबसे अधिक है। अन्य प्रजातियां जो ऑप्शंस में थीं, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल और प्लाज्मोडियम मेलेरियल। प्लाज्मोडियम विवैक्स जो है मलेरिया का एक हल्का रूप पैदा करता है लेकिन पुनरावृत्ति का कारण बन सकता है। ओवेल जो है वो मलेरिया का एक अपेक्षाकृत हल्का रूप पैदा करता है जो पी यानी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के समान है। प्लाज्मोडियम मेलेरियल मलेरिया का एक कम गंभीर रूप भी पैदा करता है लेकिन पुरानी संक्रमण क्षमता के साथ। सबसे ज़्यादा खतरनाक है फाल्सीपैरम। तो सही उत्तर हो गया फाल्सीपैरम। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है यानी बैक्टीरियल डिसीज नहीं है? इसमें डिप्थीरिया, प्लेग, न्यूमोनिया, डेंगू। डिप्थीरिया है, प्लेग है, न्यूमोनिया है, डेंगू नहीं है। डेंगू होता है एंडीज मच्छर के काटने से, मतलब ये एक वायरल बीमारी है। तो मलेरिया हो गया मादा एनाफ्लीज मच्छर से, और डेंगू हो गया वो भी मच्छर से लेकिन एंडीज एजिप्टी मच्छर से।
तो डेंगू वायरस के कारण होता है, जो संक्रमित एंडीज मच्छरों के काटने से होता है। मच्छर का नाम पूछ ले तो एंडीज एजिप्टी, यह एक वायरल बीमारी है, बैक्टीरियल नहीं है। डिप्थीरिया, प्लेग, न्यूमोनिया बैक्टीरिया के कारण हो सकते हैं। जो डिप्थीरिया होता है वो कारिने बैक्टीरिया, डिप्थीरिया बैक्टीरिया के कारण होता है। जो प्लेग होता है वो यर्सीनिया पोस्टिस बैक्टीरिया के कारण होता है। न्यूमोनिया जो होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। रेडियो धर्मिता या रेडियो एक्टिविता की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड के द्वारा, जे थॉमसन, मैडम क्यूरी, हेनरी बेक्वेरल। रेडियो धर्मिता की खोज की गई थी हेनरी बेक्वेरल के द्वारा। किसी किसी बुक्स में बेकुरल भी लिखा है एनसीईआरटी में, तो ठीक है दोनों। 1896 में हेनरी बेक्वेरल ने रेडियो एक्टिविटी या रेडियो धर्मिता की खोज की, जिससे यह साबित होता है कि यूरेनियम जो है वो सूर्य जैसे ऊर्जा के बाहरी स्रोत के बिना विकिरण उत्सर्जित करता है। रेडियो धर्मिता की डेफिनेशन देखें तो रेडियो धर्मी पदार्थों से विकिरण के सहज उत्सर्जन की परिघटना को रेडियो धर्मिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के परावर्तन का उदाहरण नहीं है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है इसमें? मानव आंख द्वारा छवि निर्माण, इंद्रधनुष का निर्माण, तारों का टिमटिमाना, डूबते सूरज का लाल रंग। देखिए जो रंग वंग होता है ना, जैसे आकाश का नीला दिखाई देना, सूरज का लाल दिखाई देना, समुद्र के पानी का नीला दिखाई देना, ये प्रकीर्ण के कारण होता है, प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। बाकी तारों का टिमटिमाना, इंद्रधनुष का निर्माण, मानव आंख द्वारा छवि का निर्माण, ये सब प्रकाश के अपवर्तन के कारण हैं। ये एग्जाम्पल है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए प्रकाश के अपवर्तन की घटना प्रकाश के मार्ग में बदलाव है, क्योंकि यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। डूबते सूरज का लाल दिखाई देना, यह प्रकीर्ण यानी रेले प्रकीर्ण नामक घटना के कारण होता है। बाकी प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण की अगर हम बात करें तो मानव आंख द्वारा छवि निर्माण है इसमें। तारों का टिमटिमाना है, इंद्रधनुष का निर्माण या बनना, एक माध्यम से गुजरने पर प्रकाश का झुकाव, पानी से भरे किसी तालाब या टैंक का तल ऊपर की ओर उठा हुआ प्रतीत होना, और पानी में पड़ी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं अपवर्तन के, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, और बाकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट का एग्जाम्पल है आकाश का नीला दिखाई देना, सूरज का लाल दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना, मतलब जिसमें रंग का हो रहा है। तो 20 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद। फुल टेस्ट पीडीएफ आप परचेज कर सकते हो, ये नंबर इस पर व्हाट्सअप करके। बाकी सब्सक्राइब रखना सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल को।